जो उनको ब्रीफिंग दी गई उसमें उन्हें बताया गया कि ये गलती आप कभी ना करना, अफगानिस्तान वाली ना दोहराना, वियतनाम वाली ना दोहराना, और डोंट पुट योर बूट्स ऑन द ग्राउंड। जो इस वक्त हिंदुस्तान के की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान के तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है या ड्रोन प्रोग्राम है वो ख़त्म नहीं होगा कभी भी, ना उसकी वो रेंज कम की जाएगी। आज अगर वो ना होता तो आज ईरान को भी इन्होंने गाजा बना देना था। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से सभी देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। और आप सब जानते हैं कि बड़ी अहम खबर आज उभर कर सामने आई और दो ममालिक की पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन मीडिएशन का सबूत देते हुए, अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी का सबूत देते हुए दो ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि दोनों ही ममालिक ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। और अब कहा यह जा रहा है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर ईरानियन और अमेरिकन लीडरशिप भी आएगी, यानी बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। और एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद महवे मरकज बनेगा, तमाम तर अहम फैसले इस्लामाबाद के अंदर होंगे। सो इस तमाम तर मौजूआत पर तफसीलन बात करने के लिए हमने आज जहमत दी है। इंतहाई मौजूद शख्सियत हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं और साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं। 1990 में अपनी सियासत का आगाज जब किया था तो तभी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक सिलसिला उनका सियासत का आज तक जारी और सारी है। अब भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, लेकिन ये है कि हुकूमती बेंचेस के साथ बैठते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और तमाम तर जो सियासी उमूर हैं उस पर भी बड़ा अहम इनका तज्जिया भी होता है। और यकीनी तौर के ऊपर जब सियासत के उमूर को आप बड़ा एनालाइज करते हैं तो चीज़ें भी उसी तरह एक्सपीरियंस के साथ उभर कर सामने आती हैं। मेरी मुराद आप समझ गए हैं। हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम हैं जनाब इजाजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया इजाज साहब, ज्वाइन करने का आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और ये जो आज सुबह खबर आई, 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ और ये सीज़ फायर यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों और कोशिशों की बदौलत हुआ है। क्योंकि एक इंतहाई मुश्किल और कठिन वक्त में जब हर मुल्क इस जंग में नहीं कूदना चाहता था, पाकिस्तान कूदा और पाकिस्तान ने मीडिएटर का, फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया। आप आइंदा आने वाले दिनों में ये 2 हफ्ते की जो विंडो है इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई में इससे अच्छा और खूबसूरत अंदाज में ये सीज फायर जो है वो नहीं हो सकता था। लेकिन मेरी ये सिक्स सेंस जो है ना वो मुझे कह रही थी कि ये जो गीदड़ भपकियां हैं या जो धमकियां हैं जो दी जा रही हैं और जो थोड़ा बहुत गाली गलौच वाले ट्वीट्स आए थे, तो वो होते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। पाकिस्तान का बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इस सारे सिनेरियो में क्यों कारआमद रहा है कि पिछले साल जो जून में जंग थी इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो 12 रोजा जंग रही, उसी के दौरान अगर आप तारीख में पीछे जाएं तो आसिम मुनीर साहब की, हमारे उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की मीटिंग हुई थी ट्रंप के साथ, जो पहली मीटिंग थी और जिसमें उन्होंने ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी। और मेरा ये तज्जिया है कि उन्होंने कन्विंस किया था उस वक्त ट्रंप को कि इस झंझट से जितनी जल्दी बाहर निकल आए उतना ही आपके लिए बेहतर है। और दूसरा, इजराइल उनको पुश कर रहा था उस वक्त कि वहां पर अपने जो है वो फौजियों को उतारा जाए ईरान के अंदर। लेकिन उसके बरक्स जो उनको ब्रीफिंग दी गई उसमें उन्हें बताया गया कि ये गलती आप कभी ना करना, अफगानिस्तान वाली ना दोहराना, वियतनाम वाली ना दोहराना, और डोंट पुट योर बूट्स ऑन द ग्राउंड। और ये बात ट्रंप को समझ आ गई थी और उस मीटिंग के बाद उन्होंने 1 हफ्ता उसको आगे किया। लेकिन क्योंकि एक जिद्दी बच्चा है अमेरिका का, आपको मालूम है, जो जो इजराइल है और नेतन्याहू जिसने कन्विंस किया इस दफा डोनाल्ड ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि इस वॉर का हिस्सा बन जाए। माजी में भी वो ट्राई करता रहा, जैसे कि आपको मालूम है
उसने जॉर्ज बुश से लेकर और मेरे ख्याल में क्लिंटन से भी कहा होगा और ओबामा से भी कहा उसने और बाइडेन से भी कहा उसने, यही चीज जो दोहराई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इसमें बैकग्राउंड जो है ना, वो उस बैकग्राउंड के अंदर कुछ अंदरूनी मामलात भी ऐसे थे अमेरिका के कि वो मजबूर हो गया इसका हिस्सा बनने के लिए। जिस तरह के वो एप्स्टीन फाइल्स का मामला आ रहा था और उसकी चाबी जो थी ना वो नेतन्याहू के पास थी, क्योंकि एप्स्टीन जो था ना वो उनका बंदा था। और ये भी मालूम हुआ है कि जो एप्स्टीन ने एक रोल प्ले किया था इसराइल को और हिंदुस्तान को भी साथ लाने के लिए, और मोदी की भी जो मुलाकात अरेंज करवाई थी और कुछ सामान वहां से उन्होंने खरीदा था कोई $2 अरब का। पहले तो वो एप्स्टीन का उसमें एक बड़ा किरदार था। तो लास्ट जो मीटिंग की मैं बात कर रहा था जून 2025 में, तो फिर इत्माम उज्जत के लिए अमेरिका ने एक दफा बमबारी करवा कर और एकदम जो है वो पीस की तरफ चले गए और बातचीत चलनी शुरू हो गई, निगोशिएशंस शुरू हो गई। स्टीव विटकॉफ और जेरड कुश्नर ने जो है बातचीत की, लेकिन क्योंकि इसराइल उन पर हावी था, इसराइल की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, तो उस बातचीत के दौरान जबकि खुद उन्होंने कहा अपना ट्रंप ने ये कहा बातचीत के दौरान के मामला ठीक हो रहे हैं और सही तरफ जा रहे हैं, और ओमान के एम्बेसडर ने अमेरिका वहां से जाकर कहा कि ये बातचीत जो हतमी नतीजे में पहुंचने वाली है, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने नेतन्याहू ने कन्विंस कर लिया था, तो ये एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू होगी। और इस लड़ाई से देखें, अमेरिका एक किस्म से एक जो सुपर पावर है वो आइसोलेट होता जा रहा था कि स्पेन जैसे छोटे मुल्क ने, पूरी यूरोपियन यूनियन ने, नेटो ने, बरतानिया ने उनका साथ देना जो है ना वो से इनकार कर दिया। और 80% लोग जो है अमेरिका के अंदर वो ये समझ रहे थे, 80% से ज्यादा लोग, कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये इसराइल की जंग है और हमें इसमें बिल्कुल। अच्छा इजाज साहब, जिस तरह आपने भी जिद्दी बच्चे का तस्करा किया और फिर हम देखते हैं कि जिद्दी बच्चा फिर ऐसे ऐसे काम भी कर देता है जो कि इंतहाई नाकाबिले कबूल होते हैं और नाकाबिले बर्दाश्त भी होते हैं, और फिर ईरान के इसमें ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब ये जो 2 हफ्तों का सीज फायर है, ये अभी एक टेम्पररी सीज फायर है, अभी वफूद ने इस्लामाबाद आना है। आप इस टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगर तो अमेरिका को मेरे ख्याल में काफी हद तक तो बात समझ आ चुकी है और वो काफी कोशिश पहले से ही कर रहे थे कि किसी तरह एक अच्छी फेस सेविंग के साथ हम यहाँ इस लड़ाई से बाहर निकल जाएं। और 8 मरतबा नहीं बल्कि 18 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ये बात दोहरा चुके थे कि ये हम जंग जीत चुके हैं, और कई मरतबा उन्होंने ये भी दोहराया कि हम रिजीम चेंज कर चुके हैं। लेकिन हदफ उनका कोई भी सिवाय इसके कि नन्ही बच्चियों को शहीद करने के और जो है वहाँ की उन इंस्टॉलेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के, उनका हदफ कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ। यानी ना वो उस यूरेनियम के करीब पहुंच सके जो 60% एनरिच्ड है, ना वो ईरान के जवाबी कार्रवाई को रोक सके। और ये कहते रहे कि उनकी एयरफोर्स नकारा हो चुकी है, नेवी नकारा हो चुकी है, लेकिन उनके जो मिसाइल और ड्रोन से उन्होंने जिस तरह से, जिस तरीके से प्रिसिशन के साथ अपने हदाफ को टारगेट किया, मेरे ख्याल में उसकी नवीद भी नहीं मिलती कहीं माजी करीब में। कि उनके मिसाइल जो थे वो जो जो एक मिथ थी कि ये आयरन डोम है इसके इसराइल के ऊपर, वो मिथ जो है वो टूट गई कि अगर 100 में से 5 मिसाइल भी आप फर्ज करें उसमें से निकल गए डोम में से, और एंड में तो ये हुआ था कि इंटरसेप्टर ही खत्म हो गए थे। अब उनके पास मतलब वो इंटरसेप्टर ही नहीं थे जो ईरानियन मिसाइल्स को रोक सकते, और सेंसर ना होता तो आपको सही मालूम होता कि इसराइल के अंदर तल अवीव, जेरूसलम में और दीगर जगहों पे जो उनके शहर हैं और
एयरपोर्ट्स हैं और एयरक्राफ्ट्स हैं, कितना नुकसान हुआ है उनका। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो और फिर इजाज साहब ये भी तो है कि रात गए तक जिस तरह से सदर ट्रंप धमकियां देते रहे और सख्त तरीन ट्वीट्स आते रहे और इंतहाई गालम गलोच की उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो तो हम यहाँ पे यूज भी नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान ना होता तो पता नहीं खित्ता कौन सी बड़ी तबाही के मुंह में इस वक्त चला जाता। तो अभी मैं देख रही थी थोड़ा सा भारतीय मीडिया को भी, वहां पे बड़ी खलबली सी मची हुई है। उनके जितने भी गोदी मीडिया पे बैठने वाले तज्जियाकार हैं वो पाकिस्तान की सिफारतकारी उनसे कैसे हजम हो सकती है। तो ये जो इस वक्त सफ़े मातम बिछ गई है भारत के अंदर, ये आइंदा आने वाले दिनों में कहीं इनकी फ्रस्ट्रेशन किसी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी? देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर करवाना था तो वो करवाना था इसराइल ने 9/11 की तरह अमेरिका में, जो अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं हुआ। लेकिन अब जो हिंदुस्तान है, देखिए इंडिया को ने ये सारी शरारत ही इंडिया ने शुरू करवाई थी। जिस दिन मोदी पहुंचे हैं, जब वो इसराइल पहुंचे हैं और उसकी और नेतन्याहू की मीटिंग हुई है, उसी के दौरान उनके वापस आने से पहले पहले ही और पहुंचते ही ये हमला शुरू हो गया था। और उसके साथ ही अगर आप इसको कोइंसाइड करें ना, कि जो इस वक्त हिंदुस्तान के की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान के तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और फिर आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने कैसी जवाबी कार्रवाई की। तो इसमें इंडिया का एक बड़ा नेगेटिव रोल रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, उनका एक दुनिया में इमेज खराब हुआ है। इतना बड़ा मुल्क है और उसके मुकाबले में जिस तरह 10 मई में पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी थी मार्का हक में, उसी तरह पाकिस्तान ने इस डिप्लोमेसी में भी हिंदुस्तान को वो कहते हैं ना, चारों सीने या जो भी चित कर दिया है। तो अब उनको तकलीफ तो बहुत है, अभी से नहीं है, काफी दिन पहले से है। जब पहली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के जब आए थे यहाँ पर, तो तब से ही उनको ये तकलीफ हो रही थी और वो कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद मोदी ने कोशिश की कि काफी सरबराहान से बात करने की, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं बन रहा था क्योंकि उन्होंने साइड ले ली थी। पाकिस्तान में इसमें सबसे क्रेडिबल जो बात रही है वो ये है कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहा है, पाकिस्तान ने ईरान की सपोर्ट की है, पाकिस्तान ने अली अली खamenei रहबर की शहादत पे उसको को पार्लियामेंट के अंदर कंडोलेंस की है, उस पे बहुत साथ दिया है ईरान का। और उसके बाद मुश्तबा खamenei जब बने हैं तो उसको मुबारकबाद दी है। और इन बिटवीन भी पाकिस्तान ने ये कहते रहे कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इसमें एक और भी आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर का, एक और फील्ड मार्शल का जो बेहतरीन काम रहा है ना, वो ये है कि उन्होंने कन्विंस किया सऊदी अरेबिया को और दीगर ममालिक को कि रिस्ट्रेन करें। अगर वो रिस्ट्रेन ना करते तो फिर बहुत तबाही मचनी थी और अमेरिका और इसराइल ने बीच में से निकल जाना था। इनको अरबों को और इसराइल को अरबों को और ईरान को लड़वा कर इस पूरे खित्ते में तबाही मचा देनी थी और खुद पीछे बैठकर बड़े मजे से देखते वो लोग। जी अच्छा, टॉक्स भी हुई, निगोशिएशंस भी हुई और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का शुक्रिया ईरान ने भी अदा किया, अमेरिका ने भी अदा किया, चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ से आगे आप पाकिस्तान को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे यहाँ। ये अल्लाह ताला ने हमें, एक तो 10 मई को जो मार्का हक हुआ था, उसके बाद हमें एक लाइमलाइट में ले आए थे दुनिया की, और सारी दुनिया को ये मालूम हो गया था कि पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं है जितना इसको समझा जा रहा था। तो वहां से फिर हमने उसके बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, जरा प्रोएक्टिव हो गई थी। उस प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी ने, जो पहले हमारी हमेशा रिएक्टिव रही है कि कुछ इवेंट होता था तो हम भी बीच में छलांग मार देते थे, लेकिन यहाँ पर हमने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन हमने कन्विंस किया अपने दोस्तों को, हमने कन्विंस किया है अमेरिका को, हमने कन्विंस किया है ईरान को कि मामला थोड़े ठंडे करने चाहिए। तो मेरा ख्याल है, देखिए मैंने पहले ये बात की थी कि जो ईरान है वो ये बात तो मान गया है ईरान कि जो जो ये बात तो वो मान गए थे कि हमने न्यूक्लियर नहीं बनाना। ये उनके राह पर की जो थी वो
एक कहते हैं ना, उन्होंने फतवा दिया हुआ था और कौम कन्विंस थी कि हमने ये नहीं करना, तो इसलिए वो उस तरफ जा रहे थे। बात में IAEA के साथ इंस्पेक्शंस हो रही थी, गुफ्तगू चल रही थी, वहां पहुंच रहे थे। अब बाकी जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं, वो कंडीशंस अब अमेरिका को, इसराइल को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है या ड्रोन प्रोग्राम है वो खत्म नहीं होगा कभी भी, ना उसकी वो रेंज कम की जाएगी। आज अगर वो ना होता तो आज ईरान को भी इन्होंने गाजा बना देना था, अगर ईरान ना जवाब देता। ये ईरान के जवाब देने की वजह से ये खित्ता पूरा महफूज हुआ है, पूरी उम्मा, यानी पूरी OIC के ममालिक के ऊपर ईरान ने इस वक्त एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि अपनी कुर्बानी देकर, राबर की कुर्बानी देकर और अपनी शहादतें देकर, उन 160 बच्चियों की जो जो दुनिया में ऐसे एट्रॉसिटीज और दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी नहीं देखी होगी जिस तरह के वहां पर उन्होंने टोमाहॉक मिसाइल मार के की। तो ये ईरान ने जो इनिशिएटिव लिया और कुर्बानी दी है, उससे हम सबको बचाया उसने, और दुनिया को ये बताया है कि, दुनिया को भी ये बता दिया है कि देखें, एक स्पेन जैसा मुल्क जब इनकार कर दे एक सुपर पावर को, और पूरी यूरोपियन यूनियन, नेटो और बरतानिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल ऐसे ही। और एजाज साहब, क्या ये लेसन लर्न होगा अमेरिका के लिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और खास तौर के ऊपर नेतन्याहू के लिए भी, जो ये मुस्लिम कंट्रीज को इन्होंने अपने निशाने के ऊपर रखा हुआ है? मेरा तो ख्याल है कि ये लेसन लर्न होना चाहिए। इतनी जल्दी तो नहीं होगा, गुस्सा होगा, रंजिश होगी, और वो कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाए, क्योंकि इसराइल को कंट्रोल करना ये एक ऐसा है जैसा कि मतलब किसी बड़ा मुश्किल काम है। और इसराइल की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर और जो उनका कंट्रोल है, वो इतना ज्यादा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट्स को उतारने और चढ़ाने में उनका एक किरदार रहता है। और अब अगर वो तो इसराइल की मर्जी से हुआ है ये सारा कुछ, तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप के लिए भी आगे बड़ी मुश्किलात आएंगी, अपना कांग्रेस से और सेनेट से, और कहीं इम्पीचमेंट की तरफ ना चले जाएं। इस पर कोई अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये बाद में पता लगेगा कि 14 दिन के बाद। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई हतमी रास्ता निकल आएगा। ईरान ने न्यूक्लियर नहीं करना, नहीं बनाना, और वो इस बात पे एग्री कर जाएंगे, और इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि उनको कोई ज्यादा मांगना भी नहीं चाहिए। ठीक। और वो हमने देखा भी कि अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जिस तरह से मुजाहिरे हुए और सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमने आवाज़ें सुनी, वो इसका मुंह बोलता सबूत भी है। सो लेट्स सी, 10 अप्रैल की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी तमाम तर महवे मरकज़ इस तमाम तर कशीदगी का इस्लामाबाद ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, जैसे अभी तक पाकिस्तान को ये क्रेडिट मिला है कि इस कशीदगी को ख़त्म करने और 2 हफ्ते की जंगबंदी, जो कि आर्जी जंगबंदी है, इंशाल्लाह इसको हम मुस्तकिल जंगबंदी में भी देखेंगे, तो चीज़ें किस हद तक शिफ्ट होती हैं। क्या ऐसा चेंज है जो आता है, इस पर आने वाले दिनों में आपको जरूर अपडेट करते चले जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।